जय हिंद साथियों। आज हम अपने इस सामान्य हिंदी के दूसरे पार्ट में भाषा के समस्त रूपों का वर्णन करेंगे कि कब कौन सा राज्य किस भाषा के लिए चुना गया, किन किन राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, जो हिंदी भाषा है उसकी जननी कौन है, राजभाषा शब्द क्या है और हिंदी भाषा का जो लिखित और मौखिक रूप है वो किस तरीके से आप उसे समझ सकते हैं, उसे हमने अच्छे से वर्णित किया है और लिपि क्या होती है उसको भी इसमें समाहित किया है। तो सर्वप्रथम इसमें भाषा का पहला पॉइंट है कि भाषा का व्याकरण समस्त रूप किसे कहते हैं। तो जो भाषा का जो व्याकरणिक समस्त रूप है, भाषा का जो व्याकरण का समस्त रूप है उसे क्या कहते हैं, मानक भाषा कहते हैं। यानी कि जो भी हम पुस्तकीय ज्ञान, हमने कल भी बताया था, जो भी हम किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो किस रूप में मिलता है, मानक भाषा में। क्योंकि इसमें मैंने दूसरी बार ये प्रश्न रिपीट किया है, हर बार ये प्रश्न घूम फिर के आता है। रेडियो व दूरदर्शन की जो भाषा होती है वो कैसी भाषा है, वो भी मानक भाषा हिंदी है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसको हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि जब हम वैलेंटाइन मनाते हैं तो वो 14 फरवरी होता है और कोई नव युगल जोड़ा है तो वो कम से कम कहीं बाहर जाता है इस त्यौहार फेस्टिवल को मनाने के लिए, तो कम से कम उसे एक सप्ताह का टाइम चाहिए। और जब एक सप्ताह बीत जाता है तो फिर उसे घर वालों की यानी माँ की याद आती है कि चलो माँ भी इंतज़ार कर रही होगी। तो इसे ऐसे ही समझ लीजिए कि वैलेंटाइन डे के ठीक एक सप्ताह बाद माँ की याद आती है, तो माँ से मतलब मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी है। नागालैंड मिज़ोरम की राजभाषा क्या है, तो नागालैंड मिज़ोरम की राजभाषा है वो अंग्रेजी है। इसको ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि नामी लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं, पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये पिछड़े हुए हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो ये पिछड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें लोग अंग्रेजी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से नामी लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं, ना से नागालैंड और मी से मिज़ोरम, याद रखिएगा। केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का संस्थान कहाँ पे है, तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का संस्थान हैदराबाद में है। आपका अगला पॉइंट है, हिंदी 1965 ईस्वी से राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब आपको हम बताते हैं आगे। तो हिंदी कब से है राष्ट्रभाषा, 1965 ईस्वी से है। सरकारी जो कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं और बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी कि जो ज़्यादातर लोग, बहुत भारी संख्या में लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा क्या बन जाती है, राष्ट्रभाषा बन जाती है। इसीलिए अपने भारत में 1965 ईस्वी में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। अपने क्षेत्र विशेष या परिवेश में बोले जाने वाली मातृभाषा, यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा परिवेश है, वहाँ आसपास में जो भाषा वर्णित होती है, जो बोली जाती है, जिसे हम आपसी व्यवहार के लिए समझते हैं, वो ही मातृभाषा होती है। और आगे हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो संस्कृत जो भाषा है वो हिंदी भाषा की जननी है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजभाषा कैसा शब्द है, संवैधानिक शब्द है या असंवैधानिक शब्द है या कहीं बाहर से लिया गया। इस तरीके से तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि राजभाषा क्या एक संवैधानिक शब्द है। संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की अनुसूचियाँ हैं उनमें 8वीं जो अनुसूची है उसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में हिंदी एक भाषा है। जो 22 भाषा में दी गई हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें एक जो भाषा है वो हिंदी भाषा भी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर, राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1975 ईस्वी से
14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना तो हमें पता है कि 14 दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी पता है कि 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन कब से किया गया, प्रश्न बड़ा ये फंसा देता है एग्ज़ाम में। तो इसको याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी 14 सितंबर को मनाने के लिए। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी 1975 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। और किसके अनुरोध पर? राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर। ठीक, तो आगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें राजभाषा किसे माना गया है? उर्दू को माना गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 व अनुच्छेद 43 में हिंदी को भारत की राजभाषा व देवनागरी को संघ की लिपि घोषित किया गया है। यानी कि ये भारत का जो संविधान उसके भाग 17 में अनुच्छेद 343 में जो राजभाषा का वर्णन है उसमें देवनागरी को संघ की लिपि माना गया, उसका भी वर्णन दिया गया है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। अब बताएंगे कि हिंदी भाषा का परिचय जानेंगे। अभी हम हिंदी के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपको दे रहे थे। अब हिंदी भाषा का जो परिचय है उसे समझिए कि भाषा क्या होता है। तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है? भाषा का निर्माण किस शब्द से हुआ है? भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? वाणी की अभिव्यक्ति। जो हम बोलते हैं, जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही क्या है? भाषा है। यहाँ पर संस्कृत में श्लोक है, भाष व्यक्तायाम वाची, जिसका अर्थ है मनुष्य की व्यक्तवाणी। मनुष्य की व्यक्तवाणी ही भाषा है। और उसे साधारण अर्थों में कैसे समझेंगे? साधारण अर्थ में समझेंगे कि भाषा भाव और विचार प्रकट करने वाले वे ध्वनि संकेत हैं जो मनुष्य मुख से निकले हों। भाषा वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर मन के विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। यानी कि जो हमारे मन में विचार भाव होते हैं उसे हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो आगे यह है कि भाषा के मुख्य कितने रूप हैं? तो भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो जो मौखिक होता है रूप, वो भाषा का मूल रूप होता है। आप जानेंगे कि मौखिक भाषा को हम उच्चरित भाषा भी कहते हैं। और उच्चरित भाषा क्या होती है? उच्चरित भाषा के बोलचाल का रूप है। उच्चरित भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। यानी कि प्रश्न यहाँ बहुत बार कन्फ्यूजन में रहते हैं लोग कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है। तो जो ध्वनि, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है वो मौखिक भाषा की इकाई है। और जो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है वो लिखित भाषा की इकाई है। इतना आप इसमें अंतर समझ लीजिए। अब यहाँ पे उच्चरित भाषा वास्तव में भाषा का अस्थायी एवं क्षणिक रूप है। उच्चरित भाषा का प्रयोग प्राय तभी तक किया जा सकता है जब श्रोता व वक्ता सामने हो। हम अपनी बात किसी तक पहुँचाएंगे, कोई व्यक्ति हमारे पास है, तभी हम उसको बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो वो क्या है? मौखिक भाषा है। इसका दूसरा रूप है लिखित भाषा के रूप में। लिखित भाषा क्या होती है कि प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए तरह तरह की आकृति वाले लिखित चिन्हों की रचना की गई, जिनको लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है। यानी कि किसी भी बात को कहने के लिए ध्वनि संकेत होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनको हमने क्या कर लिया? लिखित रूप प्रदान कर दिया। और लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह या वर्ण कहा जाता है।
ये बहुत बार प्रश्न बनता है कि लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होती है। अभी मैंने बताया, अंतर समझ लीजिए कि मौखिक भाषा की जो इकाई होती है सबसे छोटी वो ध्वनि होती है, और लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड होती है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है जिसमें हम अपने भावों विचारों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। मुझे इतना सारा सब कुछ इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। जब हमें ये नहीं पता होगा कि हिंदी भाषा क्या है, उसकी लिपियाँ क्या हैं, तो उनको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। अब आइए चलते हैं कि लिपि का परिचय देते हैं। लिपि क्या होती है? तो लिपि क्या है? लिपि क्या है कि लिपि ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। क्योंकि जो लिपि क्या होती है वो मौखिक रूप में होती हैं, और जब इनको हम प्रतीक चिन्ह जो हमने बनाए हुए हैं उनको जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो स्थायी रूप ले लेती है, वो लिखित भाषा बन जाती है। तो यहाँ पर ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नोट, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये भी प्रश्न ज़्यादातर पूछ ले जाता है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? वो देवनागरी लिपि है। लिपि की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या हैं? तो लिपि की जो विशेषताओं में पहला पॉइंट है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है, जबकि लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि है। भाषा श्रव्य होती है जबकि लिपि दृश्य होती है, और जब लिपि जो दृश्य होती है जब उसे हम सांकेतिक रूप से लिपिबद्ध करते हैं लिखित रूप में तो वो क्या बन जाती है? भाषा का रूप धारण कर लेती है, लिखित भाषा का रूप धारण कर लेती है। तो भारत की सभी लिपियाँ किससे निकली हैं? बहुत विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की जो लिपि है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि किससे निकली है? तो ब्राह्मी लिपि से निकली है। तो भारत की सभी लिपियाँ, जितनी भी लिपियाँ वो किससे निकली हैं? ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। और फैक्ट पॉइंट ये भी है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। अब जानेंगे कि लिपियों की जो भाषाएं वो क्या हैं। 4 लिपियाँ हैं मुख्य: देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि और रूसी लिपि। तो देवनागरी की जो लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत। रोमन लिपि में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, पोलिश। फारसी लिपि में उर्दू, अरबी और फारसी, और रूसी लिपि में बुल्गेरियन। ठीक है, आइए अब बताते हैं आपको भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं। इसके बारे में हम आपको लिए चलते हैं कि भारत में चार भाषा परिवार हैं। भारत में कितने प्रकार हैं? परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं और उसमें 4 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। पहला है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय जो भाषा परिवार, उसमें 73 लोग यानी 73% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये भाषा किन लोगों की भाषा है? ये आर्यों की भाषा है। और आर्य कहाँ से आए थे? उत्तर दिशा से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। अब दूसरा है द्रविड़ भाषा के परिवार। इसको 25% लोग बोलते हैं। किस? द्रविड़ कुल से, द्रविड़ कुल की ये भाषा है। और जो लोग दक्षिण से आए थे वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा को बोलते थे। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में 1.30% लोग बोलते हैं। और चीनी तिब्बती भाषा परिवार को 0.70% लोग ही बोलते हैं। तो हम भाषा परिवार के बारे में और भारतीय भाषाओं के बारे में आपको निश्चित ही अगले भाग में बहुत अच्छी सी जानकारी अपने इस FLC चैनल के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो सभी साथियों, हमारे इस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हमारी कोई कमियां रहती होंगी तो वो हमें पता चलेंगी, तो हम आगे उसे अगले वीडियो में उसे सही करने का प्रयास करेंगे। और ये जो हिंदी की कक्षाएं आपको मिल रही हैं ये रामबाण साबित होंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी आती है। ध्यान रखिए, प्रयास करते रहिए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। धन्यवाद साथियों।